नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल महामुकाबले में अब एक हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों, खासकर के बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार और तेज कर दिया है। दोनों प्रमुख पार्टियों की ओर से दिग्गज नेता लगातार उपचुनाव वाली सीटों पर जाकर अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश है कि वो प्रचार के आखिरी मिनट तक मतदाताओं में अपनी छाप इस कदर छोड़ दें कि वो किसी और के बारे में सोचे ही नहीं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि प्रदेश की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पर मतदाता अपना मन पहले ही बना चुके हैं। वो ये तय कर चुके हैं कि उन्हें किसे अपना मत देना है, किसे नहीं। लेकिन फिर बीजेपी और कांग्रेस किसी भी सीट पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं, बीजेपी कैंडिडेट को मतदाताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। मानदाता भी उन्हीं में से एक सीट है। यहां बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल हैं। उन्हें प्रचार के दौरान कई ग्रामीण इलाकों में विरोध का सामना करना पड़ा। मतदाता उनसे कह रहे हैं कि जब पिछली बार जिताया तो कभी उनकी ओर देखा नहीं, और अब जब उपचुनाव है तो फिर से वोट मांगने आ गए। लोगों ने यहां तक कह दिया है कि वे बीजेपी तो क्या, कांग्रेस प्रत्याशी को भी वोट नहीं देंगे। अब उनका मत तो निर्दलियों की तरफ जा रहा है। मतलब यहां दोनों प्रमुख पार्टियों से जनता नाराज है। ऐसे में उद्धार किसका होगा, आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे बदनावर की, जहां पर सरकार में मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की सियासी किस्मत दांव पर लगी है। पिछली बार कांग्रेस से जीतने वाले दत्तीगांव 2 साल के अंदर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जनता फिर उन्हें जिताकर मंत्री की कुर्सी पर काबिज रखेगी या फिर दल बदल को लेकर सबक सिखाएगी। वहीं इस सीट पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कितने दमदार हैं, इसे लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत मानधाता से करते हैं। देखते हैं यहां का महारथी कौन है। खंडवा जिले के मानदाता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार नारायण पटेल को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेसी खेमा कुछ राहत महसूस कर रहा है। हालांकि विरोध के बाद भी इस सीट पर स्थिति नारायण पटेल की ही मजबूत नजर आ रही है। लेकिन उपचुनाव में जो हफ्ते भर का समय शेष है, अगर कांग्रेस इस बीच मतदाताओं को यह समझाने में सफल रही कि नारायण पटेल ने अपना मतदाताओं के मत को बेच दिया है, तो फिर बीजेपी को यहां झटका भी लग सकता है। खैर, मतदाता का महारथी कौन होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मानधाता विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। यहां स्टार प्रचारकों के साथ ही पार्टियां जातिगत मतों में सेंध लगाने में जुटी हैं। इस सीट पर बीजेपी से मैदान में नारायण पटेल है, जबकि कांग्रेस ने उत्तम राज नारायण को उतारा है। वहीं बसपा से जितेंद्र वासिंथे चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि मानधाता में असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। इस सीट पर हुए पिछले 3 चुनावों की बात करें तो इसमें 2 बार बीजेपी, जबकि 1 बार कांग्रेस को कामयाबी मिली। 2008 में बीजेपी के टिकट पर लोकेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस के राजनारायण सिंह को करीब 20,500 मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2013 में भी इस सीट पर लोकेंद्र सिंह ने बीजेपी को जीत दिलाई। इस बार लोकेंद्र सिंह ने कांग्रेस के नारायण पटेल को करीब 4,000 मतों के अंतर से मात दी। वहीं 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नारायण पटेल ने जीत हासिल की। उन्होंने करीबी मुकाबले में बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर को तकरीबन 1200 वोटों से शिकस्त दी। इस निर्वाचन क्षेत्र में 1,95,000 से ज्यादा मतदाता है। इनमें करीब 1,20,000 पुरुष और 95,000 के आसपास महिला वोटर्स हैं। मानधाता में आदिवासी समाज के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इस समाज में 40% मतदाता है, जबकि अनुसूचित जाति के 20%, पिछड़ा वर्ग के 25% और सबसे कम 15% सामान्य वर्ग के मतदाता हैं। समस्याओं की बात की जाए तो मानधाता में इनकी कमी नहीं है। कई ग्रामीण इलाकों में गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर खुलेआम कालाबाजारी का खेल चल रहा है। तीर्थ नगरी में विकास के नाम पर सरकारी जमीन पर बने गरीबों के आशाने तोड़े जा रहे हैं और उन्हें पट्टा भी नहीं मिल रहा है।
सिविल अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, उद्योग धंधे नहीं होने पर बेरोजगारी का आलम है। आधा दर्जन पुनर्वास स्थलों का निर्माण किया गया, लेकिन सभी पुनर्वास स्थल अधूरे पड़े हैं। यहां हांथिया में सरपंच सचिव की भ्रष्टाचार से ग्रामीण काफी परेशान है। अब इन सब के बीच मानधाता का महारथी कौन होगा, असल रोमांच इसे लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मानधाता का महारथी कौन होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका स्वागत है। और मानधाता से हमारे सहयोगी अशोक शर्मा भी जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बात होगी बीजेपी, कांग्रेस प्रत्याशी और क्षेत्रीय नेताओं से। सबसे पहले अशोक, आपसे जानना चाहूंगा कि वहां पर दोनों महारथियों में से पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है, और वाकई चूंकि 2 बार बीजेपी वहां पर लगातार रही है, तो ऐसे में बीजेपी ने कितना काम दिया और कितना क्या असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है वहां? अशोक, बता दूं जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि मानधाता विधानसभा क्षेत्र के अंदर में यह उपचुनाव विकास के नाम पर नहीं लड़ा जा रहा है। यहाँ पर केवल प्रत्याशियों को देखा जा रहा है, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पे तमाम विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन विकास कार्यों को जनता तवज्जो नहीं दे रही है। और नारायण पटेल की ओर देखते हुए आम मतदाता का यह रुझान है कि यह पहले भी दल बदल करके और निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, और उसके बाद में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में इन्हें वोट दिया, और वोट देने के बाद में ये भाजपा की झोली में फिर चले गए। तो इससे इनसे अच्छी खासी मानधाता की जनता नाराज है। दूसरी तरफ यह है कि यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य ज्यादा होने की वजह से आदिवासियों को जो शासन स्तर पर योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, वो योजनाओं का लाभ आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। इसलिए आदिवासी भाजपा से, नारायण पटेल से वैसे भी नाराज हैं। ये दोनों चीजों को देखते हुए इसका लाभ राजनारायण सिंह को सीधा मिलेगा, क्योंकि राजनारायण सिंह ने पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस से अपना टिकट मांगने का दौर जारी रखा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद भी जनता के बीच में यह निरंतर बने रहे और जनता की सेवा करते रहे। और वहीं उत्तम पाल सिंह जो है एक युवा चेहरा भी है, और किसी भी प्रकार का इस कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर दाग नहीं है। इसको लेकर भी स्वच्छ छवि देखी जा रही है, और इसको लेकर आदिवासी बाहुल्य हमेशा ठाकुर समुदाय के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ठाकुर समुदाय की पेट होने की वजह से इसके अंदर में राजनारायण सिंह पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके थे, जिन्होंने इतनी पेट बना रखी है कि वो आसानी से अपने पुत्र को विजय प्राप्त करवा लेंगे। बिल्कुल अशोक, लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ पर नारायण सिंह पटेल का ही दबदबा है, और भले ही चाहे जनता के खिलाफ उनकी नाराजगी हो, जनता उनके खिलाफ हो, फिर भी उनका पलड़ा भारी। ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं फिर? जी, मैं आपको बता दूं कि जब पिछले 2018 में चुनाव हुआ था, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मात्र एक बार मुंडी में सभा की थी नरेंद्र सिंह तोमर के पक्ष में, लेकिन 3 बार मानधाता में उपचुनाव होने के दौरान मुख्यमंत्री का आना कहीं न कहीं यह संकेत दे रहा है कि बीजेपी को लग रहा है कि यह सीट हमारे हाथ से जाने वाली है। और दूसरी बात यह है कि मानधाता में यह आए दिन देखने को मिल रहा है कि एक बूथ लेवल के नेता से लेकर उच्च लेवल के नेता तक एक नेता के पीछे एक नेता को लगा रखा है। और दूसरा प्रश्न यह भी एक विचारणीय है कि मानधाता में जिसको प्रत्याशी नारायण पटेल को बनाया गया है, नारायण पटेल को भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं पर ही विश्वास नहीं है, क्योंकि दीपक पटेल जो है वो निरंतर कांग्रेसियों के बीच में जा रहे हैं और कांग्रेसियों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, और उन लोगों के सहारे चुनाव लड़ने की जुगाड़ लगा रहे हैं। इससे स्पष्ट ये देखने में आया है कि कांग्रेस के सहारे बीजेपी की नैया को पार लगाने में नारायण पटेल और उनके पुत्र लगे हुए हैं। लेकिन यह स्पष्ट जनता का रुझान है कि जनता नारायण पटेल से दल बदल को लेके तो नाराज है ही, वहीं 15 महीने के कमलनाथ का जो कार्यकाल था उसके अंदर में जो विकास मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ के हाथ में होते हुए जो होना चाहिए था वो जमीनी स्तर पर नहीं हुआ, और यहाँ पर दीपक पटेल के कई प्रकार के वीडियो ऑडियो वायरल हुए, जिसके अंदर में कई प्रकार के विरोधों का सामना नारायण पटेल को करना पड़ा, जिसका खामियाजा सीधा नारायण पटेल को व्यक्तिगत छवि को लेकर भुगतना पड़ेगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अशोक शर्मा जी। जिस तरीके से देखें, आपने जो हमारे सहयोगी थे उनकी बात सुनी, तो एक तरीके से ये देखा जाए वहां के लोग पहले बीजेपी से परेशान थे,
और जाहिर है इस वजह से उन्होंने नारायण पटेल को जिताया, क्योंकि वो कांग्रेस की तरफ आना चाहते थे। अब ऐसे में बीजेपी से तो नाराज थे ही, अब वो बीजेपी में चले गए तो जाहिर है उनके चेहरे से भी वो नाराज हो गए हैं। देखिए, ये बात सही है, जैसा कि अशोक जी ने बताया भी है कि वहां दल बदल को लेकर के नारायण पटेल जी से लोग नाराज हैं और ये नाराजगी कहीं ना कहीं मतदान में निकलेगी। लेकिन इसमें एक दूसरी बात एक सोचने की ये आती है कि ये जो नाराजगी उन मतदाताओं में होगी जिन मतदाताओं ने नारायण पटेल को जिताया था। अब चूंकि ये कांग्रेस में आ गए हैं, ये भाजपा में आ गए हैं, तो भाजपा में शर्मा जी आपके पास से लौटूंगा मैं। नारायण पटेल जी भाजपा प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नारायण पटेल जी, स्वराज एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारायण पटेल जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी शर्मा जी, आप बात कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से दल बदल करके अब ये चूंकि भाजपा में आए हैं, तो भाजपा में आए हैं तो जिन लोगों ने कांग्रेस के टिकट पर इनको वोट दिया होगा उनकी नाराजगी स्वाभाविक है, वो अपनी जगह नाराजगी है। लेकिन अगर ये भाजपा में आ गए हैं तो वोटों का कुछ प्रतिशत इनके साथ भाजपा में जरूर आया होगा। ठीक है, ये वोट प्रतिशत के जानेंगे। शर्मा जी वो जुड़ गए एक बार फिर से हमारे साथ। नारायण पटेल जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार नमस्कार। पटेल जी, इस बार मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि पिछली बार आपने जो मुद्दे या वादे किए थे उसके बाद आप दूसरी पार्टी में चले गए। अब ऐसे में अब क्या मुद्दे होंगे? सुनने में आ रहा है कि जनता भी नाराज है। देखिए, कमलनाथ सरकार में सरकार बनाने की बड़ी भूमिका रही है मेरी अपनी। हेलो, जी सुन पा रहा हूं। आ रही है? जी, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है पटेल जी। हाँ, सरकार बनाने में मेरे मानदाता विधानसभा के मतदाताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही है सरकार बनाने में। मुझे अपने को जिताने में बड़ी भूमिका रही है। मगर जब मैं निचले स्तर पर चुनाव के मैदान में जब उतरा था, कई सारे ढेर सारे वादे वचन पत्र के माध्यम से किए थे। उसमें किसान के वादे थे, शिक्षित बेरोजगारों के थे, हमारी महिलाओं के थे, स्व सहायता समूह को ऋण माफ करने का था, ढेर सारे मुद्दे थे। उस पे मैं तो सरकार की बुराई नहीं करता, मैं असफल रहा। हमारे यहाँ 51,000 रुपए कहनाओं के लिए। ठीक है पटेल जी आप बने रहेगा हमारे साथ। ठाकुर महपाल सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। महपाल जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस पर स्वागत है। जी, जिस तरीके से नारायण पटेल जी कह रहे हैं कि उन्होंने विकास के लिए जो पार्टी ज्वाइन की थी वो विकास नहीं कर रही थी, इस वजह से पार्टी चेंज की है, और ऐसे में जाहिर है कि जनता उन्हें ही मत देगी, उन्हें ही वोट देगी, दोबारा से उन पर विश्वास करेगी। जो कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़कर गए हैं, वे किन चीजों से गए हैं, किन मुद्दों से गए हैं, ये पूरी जनता जान चुकी है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में खरीदी बिक्री की जो मंडी लगी है उसमें आज जग जाहिर हो चुका है कि एक एक विधायक को 50 से 55 करोड़ में खरीदा गया है। एक ताजा उदाहरण दमोह थे, कल परसों एक कांग्रेस के विधायक गए हैं, उनके बारे में यह समाचार है कि 55 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीदा है। एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई की सरकार को गिराने का ये भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चला रखा है, जो राष्ट्रव्यापी उनकी रीति नीति बन चुकी है। रहा सवाल इन सभी विधायकों का ये कहना कि हमारी मांगे पूरी नहीं होने की वजह से जा रहे हैं, यह पूर्णतया गलत है। एक जनप्रतिनिधि चुने हुए पद पर है, उसके बाद अचानक इस तरह से निर्णय लेना अल्प समय में, ये जनता के साथ सरासर धोखा है। और कमलनाथ जी की सरकार जो वादे किए थे किसानों के साथ, युवाओं के साथ में, तमाम प्रकार के वादों को वो धरातल पे लेकर आ रहे थे और एक एक करके अमली जामा पहना रहे थे। इस बीच शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी में घबराहट हो गई और उन्होंने सरकार को गिरा दिया। ठीक है पटेल जी, जिस तरीके से बीजेपी से तंग आकर या फिर बीजेपी से खुश ना होकर आपको जिताया था, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया था, तो आपके चेहरे पे या कांग्रेस पार्टी के चेहरे को जिताया था, ये तो आप बेहतर जानते होंगे, वहां की जनता बेहतर जानती होगी। लेकिन आपने फिर वही किया, जो पार्टी जनता नहीं चाहती थी आपने उसी को चुन लिया। अब आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं जनता से कि वो हमें ही वोट दे? देखिए, जनप्रतिनिधि का बनने का एक मकसद रहता है। जनप्रतिनिधि इसलिए बनता है कि क्षेत्र की जनता का काम करूं और जनता की सेवा करूं। उसमें
मैं खुद असफल रहा। मैं कोई चिकित्सा कोई किसी की नहीं करता, ना कोई कांग्रेस की, उसमें मैं खुद असफल रहा और काम नहीं हुआ। और रहा जो अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि बिक्री बट्टा, और इसमें एक और छोड़ लो कि दल बदलू और गद्दार, ये भी इनके पास मुद्दा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बिकाऊ लाल, गद्दार और दल बदलू, ये मुद्दा बना हुआ है। इस मुद्दे के आधार पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, भाई 2018 में तो 84 बिंदु के वचन पत्र पे चुनाव लड़े थे। और मैं चैलेंज से करता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि इसका पूरा जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरी जनता देगी। और 10 तारीख को मैं स्वराज न्यूज से अभी जो बात कर रहा हूँ, जनता के माध्यम से बात कर रहा हूँ, और उसका पूरा जवाब, पूरा मैं ब्याज सहित, हिसाब सहित मेरी जनता जवाब देगी। देखिए, जब मैं कमलनाथ जी की सरकार में कई सारे मैंने वहाँ पे आवेदन निवेदन किए मेरे क्षेत्र के विकास के लिए, मगर एक में भी मैं असफल रहा। मैं किसी की चिकित्सा नहीं करता हूँ, मैं अपनी लाइन लंबी करने का मेरा काम, मेरा जीवन का उद्देश्य है। मैं किसी प्रकार की कोई चिकित्सा नहीं करता, पर मैं एक भी क्षेत्र के विकास के लिए असफल रहा और उससे दुखी होकर मैंने इस्तीफा दिया हूँ। और वही जितने मैंने कमलनाथ जी के टाइम पे पटेल जी, लेकिन जनता आप सुनने में आ रहा है कि जहां भी जा रहे हैं गांव क्षेत्रों में, वहां जनता आपका विरोध करिए, आपका विरोध का सामना करना पड़ा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश शर्मा जी, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। रमेश जी, मोटे तौर पर जो लोग नाराज हैं वो तो चूंकि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन भाजपा के कैडर को, चूंकि आप बाहर से आए हैं, उस समय भाजपा का कार्यकर्ता लंबे समय तक आपसे विरोध करता रहा, तो उनसे आप तालमेल कैसे बिठाएंगे? देखिए, ये केवल तर्क और वितर्क है। जमीन पर आप आइए, सब हकीकत जानिए। पूरे एक मत से भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में संगठनी पार्टी है। मैंने अपने आप में समझा हूं जब से मैं इधर आया हूं, और बड़े अनुशासन के साथ लड़ती है और एक मत से चुनाव लड़ रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं, 10 तारीख को आप देख लीजिए परिणाम, दावे से कह रहा हूं, 10 तारीख को परिणाम देख लीजिए, खोखली बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ही ये है कि जैसे आप कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, तो अपने साथ कितने कार्यकर्ता या आम पब्लिक का कितना समर्थन या कितने वोट अतिरिक्त लेकर के भाजपा में आए हैं, क्या अनुमान आपको है? मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता आ रहे हैं। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे ब्लॉक में आए थे, किल्लोद ब्लॉक में आए थे, और सैकड़ों की संख्या में आप मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में आए। उनका प्रेम है, उनका काम करने का एक तौर तरीका है, इसलिए आए मेरे साथ, मेरे पे विश्वास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करते हैं। ठीक है महिपाल जी, जिस तरीके से देखा जाए जी सर, उत्तम जी के जिस तरह, हालांकि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन वो नए चेहरे हैं। ऐसे में जनता ये भी कह रही है कि अब तो ना तो कांग्रेस को देना है, ना ही बीजेपी को। नहीं, उत्तम को केवल एक नेता के पुत्र के रूप में नहीं देखा जाए। वे पिछले 12-15 वर्षों से लगातार जनता के बीच में है और युवाओं के साथ में मिलकर जनता के लिए लड़ रहे हैं, क्षेत्र के लिए आवाज उठाते रहे हैं, और जगह जगह उनको भारी जनमत और विश्वास मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित ही वे सफल होंगे और विजय होंगे। ठीक है शर्मा जी, ये कहा जाए कि कोई उम्मीदवार नहीं था इसलिए नया चेहरा उतारा, कोई दमदार उम्मीदवार नहीं था, या नए चेहरे पे ज्यादा विश्वास था? इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए, मोटे तौर पे इसमें तो कोई शक नहीं कि जो कि जहां से भी कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, वहां कांग्रेस के पास एक उम्मीदवार की समस्या तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये कोशिश भी की होगी कि पुराने जितने लोग हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन होता है कि इसका समर्थन करना, इसका विरोध करना। तो कांग्रेस की ये कोशिश होगी नया चेहरा दे करके कि जो कांग्रेस के जो भी मतदाता है जिसने नारायण जी को वोट दिया था, वो कम से कम दोबारा कांग्रेस के पास हो और इनके व्यक्तित्व के प्रभाव में वो पार्टी से ना टूटे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा चेहरा दिया है जो नॉन कंट्रोवर्शियल चेहरा है। जो उनकी कोशिश होगी कांग्रेस की कि ये स्वीकार हो जाए, ये उनकी कोशिश है। लेकिन अगर नारायण पटेल जी के समर्थन में बड़ी संख्या में मतदाता भी अगर ट्रांसफर हुआ तो निश्चित रूप से उनको दिक्कत होगी, क्योंकि नाराजी जो है, नाराजी उस मतदाता में है जिसने कांग्रेस को वोट दिया था। नारायण पटेल एक बार महिपाल जी पर, तो महिपाल जी इस तरह के कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं नारायण पटेल जी से? हाँ, मैं आदरणीय पटेल साहब से पूछना चाहता हूँ कि जैसा वे कह रहे थे कि मैं कोई बात नहीं मनवा पा रहा था, नहीं सुनी जा रही थी,
तो ये तो विदित है कि आदरणीय कमलनाथ जी सभी प्रकार की घोषणाएं करी थी, चुनाव से पहले वायदे किए थे, वो एक एक करके पूरा कर रहे थे। और मानदाता विधानसभा क्षेत्र में कमलनाथ जी का विशेष ध्यान था और इनके कहने पर वो दो से तीन बार यहाँ आ चुके थे, कार्यक्रम भी कर चुके थे। अब उनका ये कहना कि मैं नहीं करवा पा रहा था, अब दोबारा ये मैदान में पार्टी बदल कर मैदान में है, तो क्या ये बीजेपी में जाने के बाद करवा पाएंगे? नारायण पटेल जी, बीजेपी पे इतना ज्यादा एकदम विश्वास कैसे आ गया? देखिए, मैं शुद्ध हिंदी में कहना चाहता हूँ आपसे। 23 सितंबर को आदरणीय शिवराज सिंह जी आए और मैं इसी एग्रीमेंट के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी। उन्होंने ढेर सारी स्वीकृति पहले ही आचार संहिता का पहले दे गए। देखिए, मैं आज किल्लोद ब्लॉक के सीएम के दौरे के साथ में रहा हूँ। किल्लोद 16 पटवारी हल्के जो हैं वहाँ पे तहसील का दर्जा दिया। किल्लोद में 144 करोड़ उद्वहन चल रही है साहब, उद्वहन चल रही है। उसका भूमि पूजन करने चुनाव के बाद, उसका समापन के बाद आएंगे। और ऐसे ही मेरे सदगुरु सिंघा महाराज है, वो 4 प्रांत के लोग आते हैं, उसमें भी मैं असफल रहा, क्योंकि घोषणा कर दी थी पर्यटक स्थल की उस समय कमलनाथ जी ने। उसमें भी आदरणीय शिवराज सिंह जी ने स्वीकृति दे दी और 1,58 करोड़ की प्राथमिक स्वीकृति के साथ वो 23 तारीख को आए थे और पर्यटक स्थल का दर्जा। अब तो जाहिर है पटेल जी, अब तो बौछार होगी, अब तो सौगातों की बौछार होगी, स्वाभाविक है। शर्मा जी, महिपाल जी से कोई सवाल? नहीं, महिपाल जी एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने जो वादे किए थे, काम तो उस पर कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी। आदेशों में कई प्रकार का उसमें थोड़ा सा बचाव की कोशिश की जा रही थी। खैर, आपके यहाँ मानधाता में जो मतदाता इनके साथ चला गया है नारायण पटेल जी का, उस खमियाजा को आप कैसे पूरा करेंगे? मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि अभी चुनाव होना बाकी है और यह कैसे कहा जा सकता है कि मतदाता इनके साथ चला गया है। लोगों में भारी आक्रोश है, हर जगह गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और शिवराज सिंह जी और उनकी मंडली ने पूरी विधानसभा को अखाड़ा बना दिया है। स्वयं शिवराज सिंह जी 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार आ रहे हैं। कई सांसदों की उन्हें ड्यूटी लगा रखी है, कई कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ ड्यूटी लगा रखी है, उनके संगठन मंत्री यहाँ डेरा डाल चुके हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ डेरा डाल चुके हैं। अगर वे वास्तव में इतने आश्वस्त हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? जनता तो निर्णय ले चुकी है। जो चुनी हुई सरकारों को इस प्रकार से जनता के मत का अपमान किया है, गिराया है और किसानों की कर्जमाफी हो रही थी, युवाओं के सपने पूरे हो रहे थे, माता एवं बहनों से जो वायदे किए थे वो पूरे हो रहे थे, मध्य प्रदेश एक नई प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। ऐसी स्थिति में चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिराई है, तो युवाओं में तो जबरदस्त आक्रोश है और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। नारायण पटेल जी, 2008 और 13 में जब बीजेपी वहां पर थी तब विकास नहीं हुआ, जो कि अभी आके जो आप बता रहे हैं कि लगातार विकास की बौछारें कर रहे हैं, तभी तो आपको पता था ना, तब भी आप कांग्रेस से लड़ रहे थे। बीजेपी का विकास तो उन 10 सालों में आपने भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, मानदाता की भौगोलिक स्थिति वहां जानिए साहब, आज जानिए उद्वहन के मामले में, रोड के मामले में। और मैं इस उम्मीद के साथ 2018 में चुनाव लड़ा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, सवाई विकास करूंगा। और मैं हिस्सा नहीं करता, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरी लाइन में लंबी करता हूं, किसी के करना मेरा जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं असफल रहा, खुद असफल रहा, और असफल होने के कारण मैं खुद आदरणीय शिवराज सिंह जी के पास गया और कहा कि मेरे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, और विकास की उनने हामी भरी है। और हामी भरने के बाद करीब 800 करोड़ का या लगभग काम स्वीकृत हुआ है। ठीक है पटेल जी, काम को स्वीकृत हुए अभी फिलहाल में मेरी सुन ली। दो तो तहसील स्वीकृत करी है, पुनासा तहसील, मूंदी तहसील और किल्लोद तहसील। पुनासा को नगर पंचायत का दर्जा दिया है और 193 करोड़ की जो उद्वहन, माइक्रो उद्वहन। पटेल जी गिना चुके हैं, शायद आपके पास शब्दों की कमी है। महिपाल जी,
जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि मुद्दा आपके पास सिर्फ एक है, दल बदल वाला मुद्दा, अब इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं आपके पास? मुद्दे तो बहुत सारे हैं और एक तरफ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2003 से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी थी और अभी 2020 चल रहा है। इस बीच मात्र 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही है और पिछले 16-17 साल में माननीय शिवराज सिंह जी ने कई बार किल्लोद और मुंडी में आके तहसील की घोषणा कर चुके हैं और जो वायदे कर रहे हैं उनको वापस दोहरा रहे हैं अभी भी। तो ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं और हकीकत धरातल पे आप देखिए कि हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वायदे किए तो उनको पूरा करना बाकी है और एक युवा प्रत्याशी मैदान साफ सुथरी छवि वाला प्रत्याशी हमारे बीच में है और उसका युवाओं को बड़ा साथ है। क्षेत्र की जनता उनको आशीर्वाद दे रही है और मानदाता विधानसभा पूर्णतः तहसील खंडवा जिले का ऐसा स्थान है जहाँ पे अपार जल राशि है, पर्याप्त मात्रा में बिजली है। यहाँ पे बेरोजगारी को लेकर एक बड़ी समस्या है। युवाओं के लिए यहाँ पे बड़ा काम करने की आवश्यकता है और क्षेत्र में गरीब जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जो कांग्रेस की नीति रही है उनको धरातल पे उतारने की आवश्यकता है। और हम हमारे केंद्रीय नेतृत्व और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो वायदे किए थे उस पर बिल्कुल डट के जनता के बीच में जा रहे हैं और हमको आशीर्वाद मिल रहा है। तो महिपाल जी, तो जब 15 महीने में अगर विकास कांग्रेस ने किया तो क्या नारायण पटेल जी के चेहरे पर वो वोट देंगे या फिर कांग्रेस पार्टी पर? वो तो कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं, आप कह रहे हैं 15 महीने में विकास किया। अगर पटेल साहब ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ 15 महीने में तो फिर पिछले 2003 से लगा के अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है अगर वो नाकाम थी तो आदरणीय पटेल साहब ने तो 2008 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ा था। अब उनको कैसे प्रतीत हो रहा है 1.5 वर्ष में कि वे वापस उसी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बन जाएंगे और सभी मांगे पूरी करवा देंगे? जाहिर है कॉम्प्लिकेटेड है, दोनों ही लोगों की बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका महिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नारायण पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश शर्मा जी, जिस तरीके से आपने सुना नारायण पटेल जी की बातें काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, उनके पास ज्यादा शब्द वोकैबुलरी नहीं थी, वो गिनी चुनी वो रटे लगा रहे थे और गिने चुने जो हाल ही में योजनाएं थी उन्हें गिना रहे थे और उनके पास कुछ पुख्ता जवाब भी नहीं थे। शायद वो जनता को भी जवाब नहीं दे पाए। आखिर उन्होंने पार्टी को छोड़ी और जनता उन्हें वोट क्यों दे? देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो सही है कि वो मानधाता हो या और दूसरी सीटें हो, दल बदल को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी तो लोगों में है। अब वो नाराजगी कितनी दूर हो पाएगी, कितनी नहीं हो पाएगी, मानधाता का चुनाव जहां तक अगर आप देख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जहां पर ये त्रिकोणीय जो संघर्ष हो रहा है, खासतौर से राजनाथ ने जिस तरीके से वहां पर संघर्ष बना रहा है, तो ये बहुत टफ चुनाव होगा और इस टफ चुनाव में क्या परिणाम होगा ये कहा नहीं जा सकता। ये बात सही है कि नारायण पटेल जी के पास इस बात का कोई ठोस उत्तर तो नहीं दिखा आज कि उन्होंने क्यों दल बदल बदला, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इतने लोगों ने अगर दल बदल बदला है और उन दिनों जब सरकार थी तब भी मंत्री और विधायक द्वारा मुख्यमंत्री की और सरकार की शिकायतें तो सामने आ रही थी, तो इन शिकायतों में इनको अपन तथ्यहीन या नहीं कह सकते कि लोगों ने सरकार काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर मंत्रियों ने सरकार के रहते ही कहा था कि ये नहीं सुन रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाए थे, कैबिनेट की बैठक में अधिकारी और मंत्रियों के बीच में थोड़ी सी खींचतान भी हुई है, तो इन सब चीजों को लेकर के ये दल बदल हुआ है। लेकिन फिर भी कौन उम्मीदवार अपनी बात कितनी अच्छी समझा पाता है, परिणाम उस पर निर्भर करेगा। और एक बात उठती है शर्मा जी की, जब सबने किया तभी वो बहती गंगा में हाथ क्यों धोए? अगर दिक्कत थी तो पहले भी दे सकते थे। देखिए, मोटे तौर पर अगर छीका टूट रहा है तो भाजपा को झपटने में क्या दिक्कत थी? उन्होंने झपट लिया उसको। बिल्कुल। एक और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नारायण पटेल को चुनाव जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो दूसरी तरफ नारायण पटेल आए दिन नई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, जिससे उनका चुनावी अभियान तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ ही में उनका राजनीतिक भविष्य भी प्रभावित हो रहा है। अभी तक तो कांग्रेस पार्टी उन पर बिकाऊ होने का आरोप लगा रही थी, वहीं अब नारायण पटेल जिस तरह से प्रचार के दौरान जगह जगह पर जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि उनकी जीत की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। खैर, तमाम उतार चढ़ाव के बीच मानधाता के मतदाता अपने माननीय के रूप में किसे चुनेंगे, देखना अहम होगा। चलिए अब